हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि हमारे अभी तक कितने चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और क्या रच गया, बच गया मतलब। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टोटल हमारे 11 चैप्टर थे, जिसके अंदर हमने अपने 10 चैप्टर अब कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 14-15 क्लास लगी है उन 10 चैप्टर को कंप्लीट करने में, तो कंप्लीट हो गई है। अब हमारा एक लास्ट चैप्टर बच गया है, जिसको हम कह रहे हैं राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंस। तो जो हमारी बिजनेस ऑडियंस है, उसमें हम राइटिंग एंड ड्राफ्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से हम उसको ऑडियंस को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, उस बारे में इस चैप्टर के अंदर बता रखा है। तो राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंस, ये हमारी 2 क्लास का टॉपिक है और 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। तो एक आज की क्लास, एक अगली क्लास में इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। तो यही है पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन, और खत्म हो जाएगा अगली 2 क्लास के अंदर। फिर उसके बाद एमसीक्यू, एक क्लास एमसीक्यू में लगाएंगे। तो अब 3 क्लास और बची है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, और खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है सर, कोई डाउट है इससे पहले, कोई चीज़ आपसे पूछनी है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? चलिए, होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए, तो एक इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ते हैं। और ये इंट्रोडक्शन क्या कहता है, उसमें ही सारी बातें लिखी गई है इंट्रोडक्शन के। अगर आप ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना चैप्टर का, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है कि चैप्टर का इंट्रो पता चल जाएगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन का जो मतलब होता है कि चैप्टर के बारे में क्या है, वो पता चल जाएगा। तो ये देखिए, एवरी बिजनेस हैज ऑडियंस। हर एक बिजनेस की अपनी अपनी ऑडियंस होती है। मैं हमने इसकी चर्चा करी थी पिछले बार में, है ना। दीज ऑडियंस की, ये ऑडियंस क्या होता है? ऑडियंस नन अदर और कुछ नहीं, क्लाइंट होते हैं, कस्टमर होते हैं ऑडियंस, है ना। तो ऑडियंस क्या है? जैसे कि मैं सीएमए बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो मेरी ऑडियंस सीएमए है। ठीक। सिमिलरली हर एक बिजनेस की अपनी अपनी ऑडियंस होती है, और बेसिकली वो ऑडियंस क्या है? कस्टमर या फिर क्लाइंट है वो ऑडियंस। तो कह रहा है दीज ऑडियंस आर नन अदर देन अ कस्टमर, कस्टमर और क्लाइंट ऑफ द बिजनेस। तो अगर मैं कह रहा हूं कि बिजनेस ऑडियंस, तो क्या हो रहा है? बिजनेस के क्लाइंट और कस्टमर की बात हो रही है। कि बिजनेस ऑडियंस का मतलब है बिजनेस के क्लाइंट या फिर बिजनेस के अपने अपने कस्टमर। अब आगे कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस की ड्यूटी होती है टू सेटिस्फाई देयर ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे। इन एंड इन एंड ऑफ द डे, डे खत्म होने तक हमारा ड्यूटी ये रहती है, एक बिजनेस की ड्यूटी ये रहती है कि हम अपने ऑडियंस मतलब अपने कस्टमर क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक क्लाइंट है, उसके हमारा काम है उसका 10 दिन का। पहले दिन काम करा, दूसरे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पर जब 10वां दिन हमारा होता है, 10वें दिन में हम उसको सेटिस्फाई कर देते हैं और एग्री हो जाता है हमसे कि हाँ सर, भले ही हम आप शुरुआत में आपसे सेटिस्फाई नहीं थे, पर इन एंड आपने हमें सेटिस्फाई कर दिया। तो इन एंड ऑफ द डे का मतलब क्या है? इन एंड डे का मतलब हर दिन का एंड नहीं। इन एंड डे का मतलब टोटल दिन, जितने दिन के लिए आपके पास आपका क्लाइंट था, जितने दिन का आपका क्लाइंट आपके साथ काम कर रहा था, उस 10 दिन के साथ था, तो 10वें दिन में वो एंड में सेटिस्फाई हो जाए, ये बिजनेस की ड्यूटी रहती है। इसके बाद द ऑडियंस ऑन द अदर हैंड वांट द बिजनेस टू मेंटेन अ पर्सनल टच विद देम। अब बिजनेस को अपने ऑडियंस के साथ, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ पर्सनल टच रखना चाहिए। मतलब एक बार उनसे काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं, मेरा कोई स्टूडेंट पेड है, अगर मैं उनसे बात करना छोड़ दूं, उनसे क्लास लेना छोड़ दूं, बस आपको क्लास देते रहूं, खत्म, उनके डाउट लेना छोड़ दूं, तो पर्सनल टच खत्म हो जाता है। तो ये ना होना चाहिए। तो हर एक बिजनेस को पर्सनल टच रखना चाहिए अपने ऑडियंस के साथ। कीप देम अपडेट अबाउट न्यू प्रोडक्ट। कोई भी नया प्रोडक्ट, पर्सनल टच कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे कि भाई कोई भी नया प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करेंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई भी डिस्काउंट अगर चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कोई भी बेनिफिट अगर हमें आपको दिया, हमारे प्रोडक्ट के थ्रू चलेगा, तो वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जो भी अपडेट्स होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट्स, उनके बारे में बताना ऑडियंस को टाइम टू टाइम, उसको पर्सनल टच कहते हैं। राइट। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट दीज डिटेल, जब हम अपने डिस्काउंट के बारे में, प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में, नया प्रोडक्ट के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, ये सारी डिटेल जब हमने ऑडियंस को देते हैं, इस तरीके से देंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू देंगे, कम्युनिकेट करेंगे। दीज डिटेल द बिजनेस रिलाई अपॉन वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक such as sending letter, email and sometimes using social media promotion to maintain a personal touch with their audience। तो बेसिकली हमें एक बिजनेस को अपने ऑडियंस के साथ पर्सनल टच में रहना चाहिए। अब पर्सनल टच क्या होता है? पर्सनल टच होता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ,
कोई भी नया डिस्काउंट चल रहा है बिजनेस में, कोई भी बेनिफिट अगर बिजनेस के प्रोडक्ट्स में चल रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन देना। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, ये इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है लेटर भेज दो उनको, ईमेल कर दो। आपने देखा हो, आप अपने जीमेल में जाइए और जीमेल में जाकर प्रमोशन एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिए, तो बेसिकली वहां हर कंपनी के मेल आपके पास होंगे, जहां पर अभी आपको दिखाता हूँ जीमेल खोल के, उसमें एक ऑप्शन आता है प्रमोशन का। प्रमोशन का बेसिकली मतलब हो गया कि बिजनेस जो बिजनेस है वो अपने, ये देखो क्या ये प्रमोशंस, ये तो इनबॉक्स हो गया, जो आपका प्राइमरी इनबॉक्स है जहां पर आपकी वो आती है, ये आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन में क्लिक करूंगा, यहाँ पर अब क्या होगा, बिजनेस के अलग अलग अपडेट्स मुझे मिलेंगे, इंडिगो, क्लब महिंद्रा, अप स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड अपडेट्स मिल रहे हैं, अनअकैडमी से रिलेटेड मिल रहा है, प्राइम वीडियो से रिलेटेड, पेटीएम ऑफर से। तो इस तरीके से ईमेल के थ्रू भी पर्सनल टच रख सकते हैं, हालांकि हम इसको नहीं पढ़ते कभी, बट पर्सनल टच रखने का तरीका होता है। ठीक है सर। और ईमेल के थ्रू आप कस्टमर को लेटर भेज दो, ये तो बहुत पुराना हो गया, लेटर तो आज तक नहीं आते, पुराना हो गया, पर फिर भी बोल रहा है तो करते हैं। और समटाइम यूजिंग सोशल मीडिया प्रमोशन, जैसे कि यूट्यूब में ऐड दिखा दिया, इंस्टाग्राम में ऐड देखते हो आप, तो ये अब नए तरीके के आ गए हैं। ईमेल भी अब खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा तो नया ट्रेंड में चल रहा है वो है सोशल मीडिया प्रमोशन, क्योंकि पूरी जनता सोशल मीडिया में बनी हुई है। ठीक, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था। तो बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये देखना है कि कैसे हम कैसे एक बिजनेस अपने ऑडियंस से पर्सनल टच रख सके, क्या करे वो ऐसा जिससे वो पर्सनल टच रख सके, कम्युनिकेट करने के लिए क्या करे, लेटर भेजे, ईमेल भेजे, प्रमोशन करे, किस चीज में करे, वो सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है, देयर आर 4 मेनली टाइप्स ऑफ बिजनेस। 4 टाइप की ऑडियंस हमें सिखाई गई, बताई गई कि 4 टाइप की ऑडियंस होती है, एक बहुत ईजी, थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा हार्ड और फिर हार्डेस्ट। अब ये 4 टाइप की ऑडियंस कैसी है। पहला ऑडियंस है फ्रेंडली ऑडियंस। फ्रेंडली ऑडियंस का मतलब है कि जब हम किसी से बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो सुनने में इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्रेडिट कार्ड का फोन आ रहा है, अपने क्रेडिट कार्ड का आपके पास फोन आया, अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड के फोन आया, मुझे क्रेडिट कार्ड की नीड थी, तो मैं भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मेरे पे इंश्योरेंस के फोन आ रहे हैं, आते होंगे आपके पास भी, और इंश्योरेंस के फोन आके इंश्योरेंस वाला जो पर्सन है जो मुझसे बात कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता रहा है, डिटेल बता रहा है, पर्सनल टच में रख रहा है मुझे, और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उसको सुनने में कि हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, इसके बाद ऐसे क्या होगा, इंटरेस्ट। तो मैं जो ऑडियंस हूँ उसके लिए मैं फ्रेंडली ऑडियंस हुआ, जिनसे डील करना बहुत आसान होता है, जो आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि दिखाते हैं, उनको हम फ्रेंडली ऑडियंस कहते हैं। दूसरा है यूनिफॉर्म्ड ऑडियंस। देखिए यूनिफॉर्म ऑडियंस क्या होता है, हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में अनअवेयर होते हैं, उनको अवेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड का ऑफर चल रहा होगा, आपको नहीं पता अभी, एचडीएफसी की क्रेडिट कार्ड में ऑफर चल रहा होगा, ये इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपने ऑफर चला रखा होगा कि हाँ इस प्राइस में 10 लाख का इंश्योरेंस ले लो, डबल इंश्योरेंस ले लो, 20 लाख का इंश्योरेंस ले लो, 10 लाख का इंश्योरेंस खरीदो, 20 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो कुछ ऑफर चल रहे होंगे, अब इनके बारे में ऑडियंस को नहीं पता, तो हम कौन सी ऑडियंस हो गए, यूनिफॉर्म्ड ऑडियंस हो गए, क्योंकि हमें नहीं पता किस कोने में कौन सी कंपनी का ऑफर चल रहा है। हाँ, वो हमें कॉल करके हमें इस इंश्योरेंस के बारे में, ये बेनिफिट्स के बारे में, ये प्रोडक्ट के नए ऑफर्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में हमें बताएंगे, तो हमें अवेयर करेंगे। तो ऐसे पर ऑडियंस जो बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में अनअवेयर है, उनको हम यूनिफॉर्म्ड ऑडियंस कहते हैं। इनको बताना भी थोड़ा मुश्किल होता है, पर इतना मुश्किल नहीं होता। मान लो अगर 10 कस्टमर है, तो 10 में से 5 कस्टमर या 6 कस्टमर सुनने को रेडी होता है कि हाँ हाँ, अब जो आप बता रहे हैं वो सुनने की, हाँ हमारे में ये चल रहा है, बाद में लेना नहीं वो अलग चीज है, हमने अवेयर तो कर दिया कि हमारे में ये चल रहा है, कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो देख लेगा वेबसाइट में जाकर। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म्ड ऑडियंस। उसके बाद आती है एपैथेटिक ऑडियंस। अब एपैथेटिक ऑडियंस का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा है, देयर आर अनइंटरेस्टेड फ्रॉम द स्टार्ट एंड इट हार्ड टू डील विद देम, द बिजनेस मस्ट हैव टू प्रूव एंड जस्टिफाई देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अन एपिथेटिक ऑडियंस का मतलब है, ये ऐसी ऑडियंस है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है ही नहीं। आपको कई बार क्रेडिट कार्ड का फोन आया, अब आप क्या करोगे यार क्रेडिट कार्ड का, तो आपने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो अब अगला पर्सन आपको ये कन्विंस कर रहा है कि हमारा क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है कि यार ये वाला क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट है, सबसे चाहिए। तो ये होती है एपिथेटिक ऑडियंस, जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। एक होती है अवेयर नहीं है, एक होती है इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको एपिथेटिक ऑडियंस कहते हैं। जो अवेयर नहीं है वो है यूनिफॉर्म ऑडियंस, उनको अवेयर करा जा सकता है।
जो इंटरेस्टेड ही नहीं, अवेयर तो छोड़ो, आपको रुचि नहीं है, हमारे को इंटरेस्ट ही नहीं आपके प्रोडक्ट में, हटाओ यार इसको। इनसे डील करना बड़ा मुश्किल होता है और इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको इस तरीके से प्रूव करना है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है और अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए इसको बेनिफिशियल होगा। लास्ट सबसे हार्डेस्ट ऑडियंस जो है हॉस्टाइल ऑडियंस, दे बिगेन टू डिसएग्री विद कम्युनिकेटर फॉर्म, वो मैं हूं, हॉस्टाइल ऑडियंस हूं मैं। अब मेरे पे इंश्योरेंस कंपनी का फोन आता है, मेरे पे ट्रू कॉलर में नाम आ जाता है कि होम क्रेडिट से फोन आया है, आईसीआईसीआई के क्रेडिट से आया है, लोन वालों का फोन आया है, मैं उठाता ही नहीं फोन, कट कर देता हूं मैं हूं हॉस्टाइल ऑडियंस इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए, क्रेडिट कार्ड वालों के लिए, क्योंकि दोनों मैंने ले रखे तो मुझे जरूरत ही नहीं, इंश्योरेंस भी है मेरा, क्रेडिट कार्ड भी है मेरा, तो दोनों मैंने ले रखे तो मुझे जरूरत नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल ऑडियंस कहते हैं, जो डिसएग्री कर देते हैं, कहते हैं उठाएंगे ही नहीं। एक तो ये जो एपिथेटिक होता है, फोन उठाकर मना करते हैं, हाँ भाई मैं नहीं ले रहा है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, हट कर काट देते हैं, मैं उठाता ही नहीं, तो उसको कहते हैं हॉस्टाइल ऑडियंस। इनसे डील नहीं करा, बहुत खतरनाक होते हैं इनसे, इन्होंने इनको बार बार कॉल करो तो मुझे वो बार बार कॉल करते, कभी तो उठाऊंगा, हाँ उठा लेता हूँ कभी कभी, फिर समझाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, फिर मैं एपिथेटिक बन जाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं, हटाओ यार। तो ये इस टाइप की हमारे 4 टाइप की ऑडियंस होते हैं जिनसे हमें पर्सनल टच रखना होता है। पहला हमारा है फ्रेंडली ऑडियंस, दूसरा है हमारा यूनिफॉर्म ऑडियंस, तीसरा एपिथेटिक, चौथा है हॉस्टाइल। सबसे मुश्किल होता है कन्विंस करना हॉस्टाइल को, उसके बाद मुश्किल है आपका एपिथेटिक, फिर थोड़ा यूनिफॉर्म और सबसे आसान है फ्रेंडली ऑडियंस, जो आपकी इंटरेस्ट होती है, सुनने में रेडी है। अब ऑडियंस के बारे में तो पढ़ लिया कि हमारे पास कितने ऑडियंस कौन है, बताओ ऑडियंस इधर बात कर रहे हैं तो कौन है ऑडियंस, ऑडियंस है कस्टमर या फिर क्लाइंट, ठीक है ना सर। प्रोफेशनल सर्विस जो देते हैं उनके क्लाइंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनके कस्टमर होते हैं। क्लाइंट कब यूज करते हैं, जब कोई पर्सन, जब कंपनी सर्विसेज दे रही है किसी दूसरे पर्सन को अपनी, उसको क्लाइंट कहते हैं कि ये मेरा क्लाइंट है। और कस्टमर कौन होता है, जब प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं बेसिकली। सम ऑफ द रीजन बिजनेस राइट एंड ड्राफ्ट फॉर देयर ऑडिटर, अब कुछ तरीके के राइटिंग या आपके पास ड्राफ्ट बताते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को कैसे बिजनेस राइट करें, ड्राफ्ट करें, अपने इंफॉर्मेशन को और ऑडियंस तक पहुंचाए। तो ये 3 तरीके हमें दे रखे हैं कि किस तरीके से हमें राइट करना चाहिए, किस तरीके से हमें आपके पास ड्राफ्ट करना चाहिए। सम ऑफ द रीजन बिजनेस राइट्स एंड ड्राफ्ट फॉर देयर ऑडियंस। अब हम रीजन देख रहे हैं कि क्या ऐसा रीजन है जहां पर हमें लिख कर या ड्राफ्ट करके ही ऑडियंस को समझाना चाहिए, ऐसे क्या रीजन है जिससे हमें लिख कर ही ड्राफ्ट करके ही ऑडियंस को समझाना चाहिए। पहला है इन्फॉर्म, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेस टू इन्फॉर्म इट्स ऑडियंस एंड स्टेक होल्डर अबाउट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉर्पोरेट पॉलिसी, डिसीजन, अपकमिंग ऑफर एंड डिस्काउंट। लॉ have also been created under the constitution such as right to information as to protect the right of the business audience। सबसे पहला है कि हमें इन्फॉर्म करना होता है, अगर कंपनी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कंपनी में कोई ऑफर चल रहा है, कंपनी की जो पॉलिसीज है, कंपनी ने क्या क्या डिसीजन लिया है, तो ये सब हमें इन्फॉर्म करना होगा अपनी ऑडियंस को, क्योंकि हमारा लॉ कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन, पता हमें इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, एक ऑडियंस को इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी बिजनेस से। तो बिजनेस को खुद ये करना चाहिए, बिजनेस की ड्यूटी होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिसीज हो, कोई भी आपके पास ऑफर चल रहे हो, कोई भी आपके पास डिसीजन आपने लिए हो, अपकमिंग जो ऑफर आने वाले हैं, जो अभी करंटली डिस्काउंट चला है, इनके बारे में बताए। दैट इज कॉल्ड, पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन देना अपनी ऑडियंस को। दूसरा पॉइंट आता है सर प्रीजुडाइस, परसुएड, प्रीजुडाइस कह रहा हूं, परसुएड आ गया। दीज डे PR4 क्या होता है, पब्लिक रिलेशन, पढ़ा था ना पिछले क्लास के अंदर, PR4 पब्लिक रिलेशन। दीज डे पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग हैव बिकम वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की टॉप प्रायोरिटी क्या बन गई कि पब्लिक रिलेशन करना और मार्केटिंग करना। while public relation to pursue and develop the company name and reputation through communication with potential audience। अब पब्लिक रिलेशन से क्या होता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, कंपनी का ग्रो होता है। अगर पब्लिक रिलेशन हम अच्छा करेंगे तो कंपनी का ग्रो होगा। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ट्राई टू परस्यू potential customer about the company brand name and the product service offered by business। Apart from this, there are several other stakeholders that a business need to pursue to help build trust of stakeholder and company reputation।
अब कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने ऑडियंस को इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए जिनसे उनका नाम बने, ठीक है, जिनसे उनकी ब्रांड वैल्यू बने, ठीक। उसके बाद सिर्फ कस्टमर से ही नहीं, कंपनी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको स्टेक होल्डर कहते हैं, क्रेडिटर, डेटर, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, है ना, बैंक्स, रिसर्च एंड डेवलपर। तो जो भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी कंपनी के बारे में बताया जाए, उनको कंपनी की रेपुटेशन के बारे में बताया जाए, कंपनी के बारे में सारी डिटेल स्टेक होल्डर को भी मिलनी चाहिए, जिससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो ये कहता है परसुएट। अब अगला पॉइंट आता है गुडविल क्रिएट करना। गुडविल इज ए इमर्सेबल एंड इनटेंजिबल, इमेजरेबल एंड टेंजिबल एसेट। आपको पता है गुडविल को मेजर नहीं किया जा सकता, है ना, intangible assets होती है ना। However, it is the aim of every business to create as much as goodwill as they can. In order to create and maintain goodwill, business communication play a significant role. तो कहता है कि बिजनेस को गुडविल क्रिएट करनी चाहिए, अपना नाम और अच्छा करना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने बिजनेस कम्युनिकेशन का यूज करोगे। तो बेसिकली गुडविल बढ़ सकती है अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन का अच्छा का यूज करते हो और अपनी ऑडियंस को अच्छे से ट्रीट करते हैं, प्लस उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं टाइम टू टाइम। तो ये बेसिकली रीजन थे। अब आता है लेटर एंड मेमोरेंडम, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, लेटर एंड मेमोरेंडम। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप मुझसे। कोई डाउट है? नो डाउट। तो आ जाते हैं लेटर्स एंड मेमोरेंडम। देखिए क्या कहता है, बिजनेस लेटर इलस्ट्रेट। जो बिजनेस लेटर होते हैं वो क्या बताते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं कमिटमेंट टू द ऑब्जेक्ट एट हैंड। अ लेटर मस्ट बी इन अ डिजायर फॉर्मेट। बिजनेस लेटर क्या करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। बेसिकली बिजनेस क्या कमिट कर रहा है वो लेटर के थ्रू आप समझा सकते हैं अपनी ऑडियंस को। लेटर जब आप अपनी ऑडियंस को भेजेंगे तो वो एक डिजायर फॉर्मेट में होना चाहिए, और लेटर के अंदर क्या करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट जो होती है उसी से रिलेटेड ही बात करते हैं, मतलब टू दी पॉइंट बात करते हैं, ज्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं रखते। जब भी कोई लेटर में वर्ड रखोगे वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो द अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड एंड लेटर लेटर कैन मेक अ डिफरेंस इन द लीव ऑफ अदर लाइफ ऑफ अदर। बिजनेस लेटर कैन बी इंफॉर्मेशनल। ये कह रहा है बिजनेस लेटर इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, प्रमोशनल होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए बिजनेस लेटर। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है कि बिजनेस लेटर हमारे लिए बहुत जरूरी है कमिटमेंट करने के लिए। बिजनेस लेटर के अंदर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, टू दी पॉइंट बात लिखते हैं, अंडरस्टैंडेबल वर्ड का यूज करते हैं। बिजनेस लेटर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल हो, इंफॉर्मेशनेबल हो, मोटिवेशनल हो, इस तरीके से होना चाहिए बिजनेस लेटर। अब कितने टाइप के बिजनेस लेटर हमारे को देखने को मिलते हैं। अच्छा, बिजनेस लेटर भेजने का पर्पस क्या होता है, क्या होता है, वेरियस पर्पस सच एज सेंडिंग ऑर्डर, सेंडिंग ऑफर डिटेल, कम्युनिकेटिंग टू वेंडर। तो बिजनेस लेटर का पर्पस ये हुआ कि हम अपने ऑर्डर की डिटेल सेंड कर सकते हैं, ऑफर की डिटेल सेंड कर सकते हैं, या अपने वेंडर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं लेटर के थ्रू। ठीक है, ये आपके बिजनेस लेटर का पर्पस है। अब यहां पर हमें बताया गया कि भाई कितने टाइप्स के बिजनेस लेटर है। पहला हो गया इंक्वायरी लेटर, दूसरा हो गया कोटेशन लेटर, तीसरा हो गया ऑर्डर लेटर, चौथा कंप्लेन लेटर, पांचवा हो गया रिकवरी लेटर। तो पांच टाइप के हमारे पास लेटर है। फिर लेटर के फॉर्मेट स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ईजी है फॉर्मेट ना, देखो ना आपको फॉर्मेट याद करना, बस आप एक बार देख लेना है कि कैसे कैसे क्या होता है। फॉर्मेट आपको पता है, पहले किसी का एड्रेस होता है, फिर दूसरे का भेजने वाले का एड्रेस होता है, या फिर ऐसा होता है कि पहले जो भेज रहा है उसका एड्रेस होगा, जिसको भेज रहा है उसका एड्रेस होगा, लास्ट में अपना एड्रेस होगा। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर क्या होते हैं। इंक्वायरी लेटर क्या है, बायर यूजुअली वांट टू नो द डिटेल ऑफ गुड्स।
which they are willing want to buy, like quality, quantity, price, mode of delivery and payment. They may also ask a sample prior to make a order. तो इंक्वायरी ऑर्डर में क्या होता है, इंक्वायरी कर रहा है, मैं बायर हूं, आप सेलर हो, मैंने आपको एक लेटर भेजा, मैंने कहा यार मैं आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टेड हूं आपके प्रोडक्ट में, तो आप मुझे बताइए क्या आप मुझे इतनी क्वांटिटी प्रोडक्ट दे दोगे। मैंने आपको बताया, मैंने कहा 1000 क्वांटिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर मैं 1000 क्वांटिटी प्रोडक्ट लूं या मैं 500 लूं तो क्या क्या प्राइस का डिफरेंस रहने वाला है, किस क्वालिटी में आप मुझे ये प्रोडक्ट दोगे, डिलीवरी कैसे करोगे, पेमेंट कैसे लोगे, इस तरीके के बारे में जब मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना होगा, एक बायर को जब क्वेश्चन पूछना होता है अपने प्रोडक्ट से, उनके प्रोडक्ट से लेते वो खरीदना चाहता है, जो जो प्रोडक्ट आपका मैं खरीदना चाहता हूं उसके बारे में जब मैं आपसे इंक्वायरी करूंगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि कितने ऑर्डर ले सकते हो, कैसे ऑर्डर डिलीवर करोगे, उसके पैसे अलग से लोगे नहीं लोगे, इसके बाद पेमेंट कैसे लोगे, कैश क्रेडिट या जो भी आपके पास, फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी कैसे रहने वाली है ना, अलग अलग वेराइटीज कितनी होने वाली है, ये सब चीजें आप एक जब बायर सेलर से पूछता है, बिजनेस से पूछता है, इंक्वायरी लेता है, उसको इंक्वायरी लेटर कहते हैं। जिस लेटर में ये बातें लिखेगा और भेजेगा सेंडर को, लेटर को भेजेगा बिजनेस को, वो इंक्वायरी लेटर कहलाता है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगला पॉइंट आ जाता है कोटेशन लेटर। कोटेशन, कोटेशन में क्या होता है, कोटेशन का मतलब होता है प्राइस का कोटेट करना। कोटेशन लेटर, आफ्टर रिसीविंग एन इंक्वायरी लेटर फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव बायर, जो खरीदना चाहता है हमारे प्रोडक्ट को उसको प्रोस्पेक्टिव बायर कहते हैं। द सेलर सप्लाई द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग अ लेटर, दे कॉल्ड कोटेशन लेटर। अब सेलर उसने कहा भाई मैं अगर 1000 यूनिट खरीदूंगा तो क्या प्राइस होगा, 500 खरीदूंगा तो क्या होगा, अगर मैं 100 यूनिट खरीदता तो क्या होगा। तो अब सेलर के पास इंक्वायरी लेटर गया, अब आपकी ड्यूटी क्या है, उस लेटर का रिप्लाई करना। जो रिप्लाई आप करोगे और उसमें जो डिटेल फिल करोगे उसको कोटेशन कहते हैं। कि जो डिटेल आपने दी कि अगर आप 1000 यूनिट खरीदते हो तो 1 यूनिट 50 रुपए की पड़ेगी, 500 खरीदोगे तो 1 यूनिट 52 की पड़ेगी, 100 खरीदोगे तो 1 यूनिट आपको 60 रुपए की पड़ेगी। तो आपने कोटेशन भेज दी, भाई ऐसा ऐसा पड़ेगा, जितना ज्यादा ऑर्डर उतना कम प्राइस। इस तरीके से आपने कोटेशन भेजी, ये क्वांटिटी में रहने वाली है, इतना हम ऑर्डर दे सकते हैं, पेमेंट हम ऐसे लेंगे, डिलीवरी फ्री है या पेड होगी, ये सारी डिटेल फिल करके आप वो लेटर का रिप्लाई करेंगे। जो रिप्लाई आपने करा इंक्वायरी लेटर का उसको कोटेशन लेटर कहते हैं। ये लो जी, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ऑर्डर लेटर। अब क्योंकि इंक्वायरी मिल गई, इंक्वायरी करी थी बायर ने, मैंने आपसे पूछा, आपने उसका रिप्लाई करा, मैंने पूछा जो बायर ने, वो इंक्वायरी लेटर है, आपने उस इंक्वायरी लेटर का रिप्लाई करा, वो कोटेशन लेटर, आपने मुझे कोटेशन दे दी, ये प्राइस ऐसा रहने वाला है। अब मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि हाँ मुझे 500 यूनिट ऑफ गुड चाहिए, ये क्वांटिटी में चाहिए, ये क्वालिटी में चाहिए, डिलीवरी यहाँ चाहिए, पेमेंट इस तरीके से करूंगा। तो मैंने अब आपको ऑर्डर दिया, तो उसको कहते हैं ऑर्डर लेटर। द प्रोस्पेक्टिव बायर आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी लेटर, early inquiry letter may decide to place an order with a best business firm which offer good minimum price at favorable item terms। हाँ, ये जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बायर जो होता है वो किसी एक बिजनेस को कभी इंक्वायरी लेटर नहीं भेजता, वो कई वेरियस बिजनेस को इंक्वायरी लेटर भेजता है, और जहां से प्राइस बेनिफिशियल होता है वहां पर वो ऑर्डर दे देता है। अब समझ रहे हो, आप एक जगह नहीं पूछोगे, आप 1000 जगह पूछोगे। 1000 जगह पूछने के बाद आप तो जो चीज बेस्ट लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ ये वाले कंपनी सबसे बेस्ट ऑफर दे रही है और सबसे बेस्ट क्वालिटी दे रही है, वहां आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आपने अलग अलग बिजनेस को इंक्वायरी लेटर भेजे, अलग अलग बिजनेस ने अपना कोटेशन भेजा। अब कोटेशन आपने सब पढ़ा, जोन सा आपको असर लगा वहां पर आपने ऑर्डर प्लेस करके उनको एक ऑर्डर लेटर दे दिया कि मुझे ये यूनिट इतना इतना ऐसा ऐसा चाहिए, उसको ऑर्डर लेटर कहते हैं। बताइए सर ये 3 पॉइंट आपके क्लियर है, कमेंट करके बताइए सर, कमेंट करके बताइए ये 3 पॉइंट क्लियर है। हाँ। इसके बाद आता है कंप्लेन लेटर। कहता है व्हेन द परचेजर डज नॉट फाइंड द गुड्स अप टू हिज सेटिस्फैक्शन ही फाइल अ कंप्लेन लेटर, इट नॉर्मली रिटन बाय द परचेजर व्हेन ही रिसीव इम्प्रॉपर, इनकरेक्ट, इनसफिशिएंट और डैमेज गुड्स। अब कंप्लेन लेटर कब करेंगे भैया, मैंने ऑर्डर आपको प्लेस करा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने मुझे ऑर्डर भेज दिया, अब उसमें से मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ गुड्स डैमेज हो रखे हैं, उन गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने आप कंप्लेन कर दिया भाई 500 यूनिट में से 100 गुड्स की आपके बेकार है। मैंने कंप्लेन करा, और कंप्लेन कौन करता है, जो गुड्स परचेज करता है वो कंप्लेन करता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, डैमेज है, इन क्वालिटी अच्छी नहीं है, वेब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, जो आपने बताया था वैसे नहीं है। तो कंप्लेन करके आपको एक लेटर भेजा कि इन इन गुड्स में ये दिक्कत आ रही है, उसको कंप्लेन लेटर कहेंगे। कितना ही सिंपल है यार ये तो। रिकवरी लेटर, a letter written by seller for collecting of money for a good supply by him to the buyer, it a recovery letter, a letter written by the seller।
फॉर कलेक्टिंग ऑफ मनी फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय हिम। अब सेलर ने जो गुड्स बायर को भेजे थे उसका पैसा कलेक्ट करने के लिए एक लेटर भेजेगा कि भैया देखो आपको मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं और इतना अमाउंट आपका बन रहा है, ये पैसा इस अकाउंट नंबर पे आप ट्रांसफर कर दीजिए या ये पैसा यहां पर दे दीजिए। तो एक लेटर भेजते हैं जिसमें हम पैसे का कलेक्शन करते हैं। कौन भेजेगा लेटर? सेलर भेजेगा। सेलर जब लेटर भेजता है कहता है भाई इतना पैसा बन गया है बायर, इतना पैसा आपको देना है, इसी जगह पर आप पहुंचा दीजिए। तो जब ये लेटर भेजता है सेलर बायर को फॉर रिकवरी ऑफ मनी, उसको रिकवरी लेटर कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं दोस्तों। खत्म हो गया, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, बड़ा हलवा चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ लेटर दे रखा है आपको, ठीक है, अभी समझाते हैं फॉर्मेट। सैंपल फॉर्मेट लेटर, मेमोरेंडम यहाँ से चालू हो गया, मेमोरेंडम ठीक है सर, तो रिपोर्ट चालू हो गया, ओके। तो आइए जरा लेटर के फॉर्मेट्स देखते हैं कि फॉर्मेट्स क्या है। अरे बहुत छोटा चैप्टर है यार ये तो, मैं तो सोचता था बड़ा चैप्टर है। चलिए फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, फॉर्मल एक सैंपल, दो टाइप के लेटर फॉर्मेट दिखाए गए, एक हमें फॉर्मल लेटर फॉर्मेट दिखाया गया, एक सैंपल फॉर्मेट लेटर दिखाया गया, लेटर फॉर्मेट दिखाया। अब देखिए यहां पर आपको सब दे रखा है। सबसे पहले जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका नाम और उसका एड्रेस, ये आ गया। जो लेटर भेज रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस। मान लो मैं लेटर आपको भेज रहा हूं तो आपका नाम और आपका एड्रेस आएगा ऊपर और मेरा नाम मेरा लेटर आएगा नीचे, मेरा एड्रेस मेरा नाम आएगा नीचे। तो भेजने वाले जिसको भेजा रहा है वो ऊपर और जो भेज रहा है वो नीचे। ओ सॉरी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, सॉरी माय मिस्टेक। जो लेटर भेज रहा है मतलब मैं लेटर आपको भेज रहा हूं तो मेरा नाम और मेरा एड्रेस आएगा ऊपर। जिसको भेजा जा रहा है, जो लेटर रिसीव करेगा, रिसीव करेगा, उसका नाम और उसका एड्रेस आएगा नीचे। मैंने गलत पढ़ दिया। जो लेटर भेज रहा है, मान लो अगर मैं लेटर आपको भेज रहा हूं तो मेरा नाम और मेरा एड्रेस आएगा लेटर के फॉर्मेट के ऊपर, दीपक एंड दीपक का एड्रेस। इसके बाद यहाँ पर आपको भेजा तो स्टूडेंट और स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ आएगा, ठीक है सर। फिर आपका डेट आया, फिर आपका डेट आया और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, किस पर्पस के लिए आप ये लेटर बनाकर भेज रहे हो, वो आ गया सब्जेक्ट। इसके बाद है सिचुएशन। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगा, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, सेट द कंसेंट ऑफ डिस्कशन, पहले इंट्रोडक्शन देगा पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 2 में बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब आप लेटर के अंदर एक्चुअल कंटेंट जो आप बोलना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो वो पहले बोलेंगे। भाई मैं यहाँ हूँ, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये मेरा डेजिग्नेटर है, इतना बोल दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन के बाद अब आप असली कंटेंट जो आप बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको। उसके बाद एंड में कंक्लूजन, एक्सपेक्टेड एक्शन बाय द एड्रेसी, मतलब आपका क्या जवाब रहने वाला है, आप जल्दी रिप्लाई करिए इस चीज का, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते प्रोडक्ट का वो। और यू एसेंशियली सिग्नेचर ऑफ सेंडर और फुल नेम ऑफ सेंडर, यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे मेरे और यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेट है, सिंपल है यार, ये तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं, बचपन में भी सीखा था हमने। अब जो सैंपल, ये तो हो गया इन फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, एक होता है सैंपल फॉर्मेट लेटर। सैंपल फॉर्मल लेटर क्या हो गया, सैंपल फॉर्मल लेटर, write a letter to supplier for raw material for receiving lesser quantity of goods or than ordered। अब एक लेटर भेजा जा रहा है, एक सैंपल है यार, सैंपल यार सॉरी, बेसिकली जो फॉर्मेट हमने ऊपर देखा उसी का एक सैंपल लेटर है, ये है ये कोई अलग कोई टाइप नहीं है, मेरे को लगा अलग टाइप बता रखा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जो लेटर मैंने ऊपर अभी मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया ना कि फॉर्मल लेटर कैसे होता है, उसका फॉर्मेट देखा, सेंडर का नेम, सेंडर का एड्रेस, रिसिप्ट का नेम, फिर सब्जेक्ट, फिर सिचुएशन, फिर कंटेंट, फिर एंड में कंक्लूजन और फिर एंड में यूर एसेंशियली मेरा नाम ये है ये। उसका एक सैंपल बता रहा है। सैंपल ये है कि हम एक लेटर लिख लें अपने सप्लायर को, जिससे आप समझ पाओ कि कैसे लेटर बनता है। हम एक लेटर लिख रहे हैं अपने सप्लायर को, ठीक है, कि भाई हमारा रॉ मटेरियल फॉर रिसीविंग अ लेसर क्वांटिटी, कि हमें रॉ मटेरियल कम मिला है, हमें रॉ मटेरियल कम मिला है, जितना हमने ऑर्डर करा था उतना हमें रॉ मटेरियल नहीं मिला, हमें रॉ मटेरियल कम मिला है, इसके लिए एक लेटर भेज रहे हैं। बेसिकली कंप्लेन लेटर हो गया। मैंने मान लो 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया, उसने मुझे 900 ही भेजी, 100 यूनिट कम भेजी, इसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। लेटर कौन लिख रहा है? सेंडर, मिस्टर एबीसी लिमिटेड ये लेटर लिख रही है, ठीक है, मिस्टर एबीसी एक्सवाईजेड लिमिटेड है, ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। इसको लिख रहे पीक्यूआर को, वो उसका एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट रिसीविंग लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड्स देन ऑर्डर, सब्जेक्ट क्या है कि मुझे कम गुड्स मिले, जो जितना मैंने ऑर्डर करा था उतना नहीं मिला। फिर यहाँ से कहानी चालू होती है, पूरा कंटेंट लिखो यहाँ पर कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर दिस एंड डेट, ये हो गया इंट्रोडक्शन कि हाँ दिस इन्फॉर्म यू दैट आई रिसीव अ लेसर क्वांटिटी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ गुड्स एज ऑर्डर
आल्सो सम ऑफ दिस पीस रिसीव आर डैमेज एंड नीड टू रिप्लेस। भाई मुझे कुछ गुड्स कम मिले, कुछ गुड मुझे डैमेज मिले, मुझे इनको रिप्लेस करना है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से। फिर ये हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया एंड देन एंड में आपका ये आ गया। तो एक सैंपल है कि कैसे फॉर्मेट लेटर बनता है। कितना सिंपल है यार इसमें, और इसको याद भी नहीं करना है यार, इंग्लिश थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। मेमोरेंडम क्या होता है? अब मेमोरेंडम इज वन ऑफ ऑल नॉट नॉर्मली यूज फॉर कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रिलेटेड इंफॉर्म ऑफिशियल बिजनेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप पॉलिसी से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हो, प्रोसीजर किसी चीज का प्रोसीजर बता रहे हो, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए लेटर नहीं भेज, तब मेमोरेंडम भेजा जाता है। मेमोरेंडम भी एक टाइप का लेटर ही होता है, वो भी एक फॉर्मेट में होता है, पर नाम मेमोरेंडम दिया। जब भी मैं पॉलिसी से रिलेटेड कम्युनिकेट करूंगा, उसके बाद प्रोसीजर से रिलेटेड कम्युनिकेट करूंगा, या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कम्युनिकेट करूंगा बिजनेस की, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक इंफॉर्मेशन लेटर भेजना पड़ता है, जिसको हम मेमोरेंडम कहते हैं। इट इज ऑफ्टन रिटन फॉर ब्रॉडकास्टिंग अ मैसेज टू द ऑडियंस rather than one on one interpersonal communication. It may also be used updated a team on activity for give a project or to inform a group within a company of an event, action या observation. A short message or record used for internal, फालतू की बात लिखी हुई है। A short message or record used for internal communication in business. ये कह रहा है कि कहां कहां पर हम किन किन जगह पर यूज करते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, उधर हम मेमोरेंडम भेज सकते हैं। कोई शॉर्ट मैसेज भेजना है तो उधर हम मेमोरेंडम, लेटर होता है लॉन्ग पैराग्राफ, कि आपको बड़ी बातें करनी है तो आप लेटर, शॉर्ट चीजें करनी है, इंटरनल कम्युनिकेशन करना है तो उस मेमोरेंडम के थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब बिजनेस के अंदर अंदर अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो लेटर के थ्रू ना करके मेमोरेंडम के थ्रू कर सकते हैं शॉर्ट मैसेज भेजने के लिए। मेमोरेंडम को कुछ फॉर्मेट इस तरीके से है, देखो पहले लिखा टू, फ्रॉम, डेट और आर, उसके बाद आता है बॉडी ऑफ मेमोरेंडम, सीधा खत्म। सिंपल सिंपल शॉर्ट मैसेज जब हमें भेजना होता है तब हम मेमोरेंडम का यूज करते हैं। जब हमें लॉन्ग मैसेज भेजना होता है, बड़ा एक इंफॉर्मेशन देनी होती है, इंफॉर्मेशन पूछनी होती है, तो हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं। सैंपल पढ़ो। टू, किसको भेज रहे हो, कौन भेज रहा है। टू मतलब किसको भेज रहे हो, हम मिस्टर एबीसी के सेल मैनेजर को भेज रहे हैं। कौन भेज रहा है, एक्स वाई जेड का एमडी भेज रहा है। तो मैं मान लो एक्स वाई जेड कंपनी का एमडी हूं और आप एबीसी लिमिटेड के सेल मैनेजर हो, तो मैं आपको एक मेमोरेंडम भेज रहा हूं आपको, तो मैं भेज रहा हूं और आपको भेज रहा हूं फ्रॉम टू, ठीक है सर। इसके बाद डेट आ गया, और आर का मतलब किस चीज के बारे में भेज रहे हो, बेसिकली सब्जेक्ट। तो आर यहां पर लिखा गया बिहेवियर इशू, बिहेवियर इशू कि भाई गलत बिहेवियर करा, तो यहां पर लिख दिया नंबर, फिर आपने पूरा डिटेल लिखा जो आप बताना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो बेसिकली। A number of clients lately have been complaining about the behavior of sales team member. Our client complaining regarding the use of inappropriate language and rude behavior from the sales staff. सेल मेंबर क्या, सेल मैनेजर को भेज रहा है कि भाई सेल जो टीम है, सेल टीम मेंबर है, एमडी बोल रहा है सेल मैनेजर को, भैया आपके जो जितने भी सेल स्टाफ है वो गलत बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत रूडली बिहेवियर कर रहे हैं हमारे कस्टमर के साथ या फिर क्लाइंट के साथ। द कंप्लेन कुल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपनी इमेज एंड ब्रांड इमेज। इससे क्या हो रहा है, कंपनी की ब्रांड इमेज या फिर कंपनी का गुडविल खराब हो रही है। इस तरीके से कंप्लेनिंग लेटर कर दिया, कंप्लेन कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं कि भाई सेल मैनेजर आप गलत कर रहे हो, ये आपका रूडली बिहेव हो रहा है, सेल जितने भी आपके स्टाफ में बंदे काम कर रहे हैं वो गलत क्लाइंट से ढंग से बात नहीं करते, कैसे होगा हमारी सेल, कैसे बढ़ेगी सेल अगर क्लाइंट से ठीक से बात नहीं करोगे। क्लाइंट आपके प्रोडक्ट खरीदना आ रहा है, आप उसको गाली बक रहे हो गलत तरीके से, कह रहा है अभी रुक जा बाद में दूंगा, ऐसा करो तो खरीदेगा ही नहीं, ब्रांड इमेज खराब होती है। इस तरीके से कंप्लेनिंग लेटर भेजा जा रहा है, जिससे बोला जा रहा है। तो ये हो गया आपके पास मेमोरेंडम। तो जब आपको शॉर्ट मैसेज करना हो, इंफॉर्मेशन देनी हो, पॉलिसीज के बारे में बताना हो, जो कि शॉर्ट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, उसके लिए मेमोरेंडम का यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, किसको भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, डेट, आर सब्जेक्ट, उसके बाद अपना कंटेंट स्टार्ट, खत्म। सीधा सीधा कंप्लेन करो या सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दो। अब आ जाता है यहाँ पर रिपोर्ट, यहाँ पर एक आता है रिपोर्ट। अब देखो रिपोर्ट के बाद बचा नहीं है चैप्टर, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा रिपोर्ट, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, दिखा देता हूं मैं कितना बच गया, बस एक ये पेज बच गया, ठीक है सर। ये जो बड़ा बड़ा है ना, इनको याद नहीं करना कुछ भी, 2 पेज 3 पेज 4, ये देखो इसमें क्या है, वैसे टॉपिक ही तो है, इसमें कोई पेज खत्म होने लायक नहीं है। फिर आता है बिजनेस प्रपोजल, कैसे दिया जाए,
एनहांसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल आपको सिखा रहा है, खत्म। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास का टारगेट मेरा इतना ही था कि मुझे आपको रिपोर्ट तक कराना था। तो रिपोर्ट देखो अब बड़ा है, इसके अब ये कराऊंगा तो पूरा खत्म ही कराऊंगा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्लास हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी, तो इस चैप्टर के बाद लास्ट क्लास होगी एमसीक्यू, और खत्म हो जाएगा टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।